हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स इन सी। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा टाइप्स आर डिक्लेरेशन फॉर मेमोरी लोकेशंस और वेरिएबल्स दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा दैट मे बी स्टोर्ड एंड द मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा परमिटेड इन्वॉल्विंग दैम। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि सी लैंग्वेज में हमारे पास चार पार्ट्स होते हैं डाटा के। या तो कोई डाटा इंटीजर टाइप हो सकता है, या फ्लोट टाइप हो सकता है, कैरेक्टर टाइप हो सकता है, या फिर डबल टाइप हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई डाटा इंटीजर टाइप कैसे है, फ्लोट टाइप कैसे है, या कैरेक्टर टाइप डबल टाइप कैसे है? तो उसके लिए क्या करना है, अगर हमारा डाटा इंटीजर टाइप है तो कैसे पता चलेगा? तो इंटीजर डाटा टाइप के लिए इंटीजर टाइप की डेफिनेशन क्या होती है कि द int टाइप ऑफ डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स इंटीजर वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक का इंटीजर होता है। ठीक, इंटीजर वैल्यूज़ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, मीनिंग ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट के कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो इंटीजर डाटा टाइप की कैटेगरी में फॉल होगी। ठीक, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर अगर हमारे पास होगा तो वो एक इंटीजर डाटा टाइप होगा। इंटीजर डाटा टाइप का सिंबल हमेशा क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं %d के साइन से। कहीं पर भी %d लिखा हुआ है तो समझ जाओ आप कि इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। और ये कितने बाइट्स की मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है? 2 बाइट्स की मेमोरी को ये ऑक्यूपाई करता है। अगर बात करें फ्लोट डाटा टाइप की, तो फ्लोट डाटा टाइप में वो नंबर्स जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं वो फ्लोट डाटा टाइप के होते हैं। कोई भी पॉइंटिंग वैल्यूज़ फ्लोट टाइप ऑफ डाटा में फॉल करती हैं और उनका सिंबल क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं %f से। और हर सिंबल मैंने पहले बताया था, सी लैंग्वेज में हर सिंबल, हर फंक्शन जो है स्मॉल रहता है हमेशा, तो स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमेशा 4 बाइट्स की मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। और ये क्या प्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंटिंग पॉइंटिंग वैल्यूज़। इसी तरह अगर कैरेक्टर टाइप डाटा देखें तो इसके नाम से पता चल रहा है कि कैरेक्टर टाइप डाटा में क्या होगा, कोई भी अगर हमें कैरेक्टर की ज़रूरत है तो वो कैर डाटा टाइप में होगा। कैर डाटा टाइप को हम प्रेजेंट करते हैं %c के सिंबल से। और ये सिंगल कैरेक्टर होता है क्योंकि तो सिंगल कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। किसी भी कैरेक्टर को, अच्छा, जब भी हम कोई कैरेक्टर डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको सिंगल कोटेशन के अंदर ही रखते हैं। अगर वो कोई भी डाटा टाइप सिंगल कोटेशन के अंदर है तो ये एक कैर डाटा टाइप की डिक्लेरेशन होती है और इसको हमेशा इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। सही। और डबल डाटा टाइप क्या होता है? कोई भी लॉन्ग इंटीजर हमारा डबल डाटा टाइप का होता है। अगर हमारा डाटा 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी से ज़्यादा बड़ा होगा तो वो हमेशा डबल डाटा टाइप में होगा। अब चाहे वो पॉइंटिंग वैल्यू भी हो सकती है और नॉन पॉइंटिंग भी हो सकती है, विदाउट डेसिमल पॉइंट भी हो सकती है। कोई भी बड़ा नंबर जो होगा, लॉन्ग इंटीजर जो होगा, वो डबल डाटा टाइप में फॉल करता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं %lf से। ठीक, और ये कितनी बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? ये हमेशा 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तो ये 4 डाटा टाइप्स थी सी लैंग्वेज की। अगर हमारा डाटा सिंपल इंटीजर्स में है तो ये int डाटा टाइप होगा। अगर पॉइंटिंग वैल्यूज़ में है तो फ्लोट डाटा टाइप होगा। अगर कोई भी कैरेक्टर है
तो इंटीजर तो कैरेक्टर डाटा टाइप होगा, कैर डाटा टाइप होगा, और अगर कोई भी लॉन्ग इंटीजर है तो वो डबल डाटा टाइप होगी। सही। अब इसी के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम बना लेते हैं, और प्रोग्राम की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ ही है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, सबसे पहले हेडर फाइल्स लगा लेंगे, #include stdio.h, और उसके बाद दूसरी हेडर फाइल #include conio.h। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन होगा, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, और उसके बाद हमारे वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमेशा, वेरिएबल्स कोई भी हमें प्रोग्राम में किसी वैल्यू की ज़रूरत होती है तो हम उसको किसी वेरिएबल से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ए यहाँ पे किसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ए की वैल्यू 10 है, या 10 की वैल्यू 10 किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो ये ए किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये 10 किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ए को। तो ये इसका आइडेंटिफायर है। अब इसमें क्योंकि ए में एक वैल्यू असाइन हुई है कि ए जो है हमेशा 10 के बराबर है, अब इस पूरे प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी ए आएगा तो वहाँ पे ए की वैल्यू 10 ही रहेगी, ये फिक्स्ड है। तो इस तरह की डिक्लेरेशन हमारे पास कांस्टेंट कहलाती है। और अगर हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल का यूज़ करें, ये ए है जो कि फ्यूचर में यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन हो सकती है, अभी यहाँ पे कोई वैल्यू इसकी असाइन नहीं हुई हुई, तो ये एक वेरिएबल कहलाएगा। इस जिसकी वैल्यू हमने उसी वक्त असाइन ना की हो, उसकी वैल्यू फ्यूचर में असाइन होनी हो, तो वो एक वेरिएबल है। और जिसकी वैल्यू हम प्रोग्राम के स्टार्ट में ही खुद से इनिशियलाइज कर देते हैं, वो एक वेरिएबल है। ये फ़र्क होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। फ़िलहाल अभी हम कांस्टेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लिया, इंट a = 10, उसको डिक्लेयर कर दिया। एक फ्लोट टाइप का डाटा ले लेंगे। फ्लोट में क्या है, फ्लोट को f से लिख देंगे। फ्लोट f = एक वेरिएबल बना लिया जो कि बराबर है कोई भी, क्योंकि फ्लोट में पॉइंटिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं तो इसको कर देते हैं 20.15, ये पॉइंटिंग वैल्यू। उसके बाद कैर, कैर का कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल s। अच्छा, जितने भी वेरिएबल्स होंगे एक प्रोग्राम में वो सारे यूनिक होने चाहिए, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं हो सकता। हर वेरिएबल का एक अलग नाम होगा, अगर सेम नाम रख देंगे तो भी यहाँ पे एक एरर जनरेट हो जाएगा। इसलिए हर वेरिएबल का नाम प्रोग्राम में अलग ही रखना है, यूनिक होना चाहिए हर वेरिएबल का नाम। कैर c = कैरेक्टर को हमेशा यूनिक रखने के लिए कि ये डिक्लेरेशन है, उसको सिंगल कोट में रखते हैं, और सिंगल कोट में रखने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर डिक्लेयर कर दो। s किसके बराबर है, q के बराबर है। इसी तरह एक डबल डाटा टाइप, और उसको उसका वेरिएबल का कोई भी आप नाम रख दो, फॉर एग्जांपल m = यहाँ पे एक लॉन्ग इंटीजर आ सकता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40.5678। सही। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इन सब वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेंगे। तो क्या करना पड़ता है, प्रिंट एफ का फंक्शन। सबसे पहले हम लिख देंगे इंटीजर = इंटीजर किसके बराबर है, इंट में, क्योंकि हमने a की वैल्यू को असाइन किया है तो यहाँ पे कर देंगे इंट = %d। अब क्योंकि यहाँ पे हमें एक इंटीजर को कॉल करना है, इंटीजर को कॉल करने के लिए कौन सा सिंबल होता है, इंटीजर का सिंबल होता है %d, %d लिख देंगे। अब ये %d हमें कहाँ से चाहिए, इसका एड्रेस क्या है। यहाँ पे पहले हमने इस सिंगल, ये जो डबल कोटेशन थे उसको क्लोज कर दिया, और उसके बाद क्या करना होता है, एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे आएगा इस वेरिएबल का एड्रेस। अब इसका एड्रेस क्या है, ये जो %d आएगा वो कहाँ से आएगा, a से आएगा। ये क्योंकि इंटीजर हमने जो डिक्लेयर किया हुआ है अपना जिस वेरिएबल के नाम से, उस वेरिएबल का नाम हमें यहाँ पे कॉल करना है। यहाँ पे हमने a के अंदर इंटीजर को असाइन किया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे a, और फिर ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अब जब भी ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा, लिखा हुआ आएगा इंटीजर = इस %d की जगह ये जो एड्रेस है इसमें जो भी वैल्यू होगी वो इस %d की जगह पर आ जाएगी। यहाँ पे मतलब जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो लिखा हुआ आएगा इंटीजर = 10, क्योंकि %d की जगह पे इंटीजर वैल्यू आनी है, और इंटीजर वैल्यू आनी कहाँ से है, a से आनी है, और a के अंदर क्या लिखा हुआ है, a = 10 है, तो इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, इंटीजर = 10। सही। इसी तरह अगर हमें फ्लोट को कॉल करना है तो क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ फ्लोट = इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको %f से रिप्रेजेंट करते हैं, %f, और उसके बाद कॉमा। फ्लोट का डाटा कहाँ से आ रहा है, उसके वेरिएबल का नाम है f। सही।
अब जब हमने यहाँ पे f को कॉल करा तो इस %f की जगह पे क्या आ जाएगा, वो वैल्यू जो f के अंदर डिक्लेयर की है हमने। f में हमने क्या डिक्लेयर किया है, 20.15। तो जब हम इसका आउटपुट लेंगे, इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आएगा फ्लोट इक्वल्स टू इस %f की जगह f के अंदर जो वैल्यू डिक्लेयर की गई है वो वैल्यू इस %f की जगह पर प्रिंट हो जाएगी। सही। अब इसी तरह अगर एक कैरेक्टर को शो करवाना है आउटपुट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टर इक्वल्स टू, कैरेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, %c से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर कॉमा के बाद इसका एड्रेस, इसका वेरिएबल का नाम है s, तो यहाँ पे हमने s लिख दिया। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये s पे जाएगा और s के अंदर जो भी वैल्यू इनिशियलाइज की गई है वो आउटपुट में शो हो जाएगी। तो कैरेक्टर इक्वल्स टू %c की जगह क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। इसी तरह प्रिंट f डबल वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जो चाहे स्टेटमेंट लिख सकते हो एज यू विश, और यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल को हमेशा %lf से। %lf डबल कोटेशन को क्लोज कर देंगे और उसके बाद कॉमा के बाद इसका जो वेरिएबल नेम है वो लिख देंगे m। तो अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की जगह पर m से इस %lf में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो भी m को हमने वैल्यू असाइन की हुई है वो इस %lf की जगह पर आ जाएगी। उसके बाद क्या लिखना है, अभी तक जो मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी वो थी गेट ch का फंक्शन लगाएंगे और इस कर्ली ब्रेस को जो ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे। अब इस गेट ch से क्या होता है, गेट ch it is a function, it is a function used to hold up your screen। जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+F9। ठीक, जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट की स्क्रीन होल्ड रहे जब तक हम उसको कोई कमांड ना दें, जब तक हम उसको कोई कैरेक्टर ना दें। इसका मतलब होता है गेट कैरेक्टर। जब तक आउटपुट की स्क्रीन होल्ड रहे, जब तक हम उसको कोई कैरेक्टर ना दे दें, इसके लिए हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ता है गेट ch। अब गेट ch जब यहाँ पे लगेगा, जब पूरा ये सब कुछ प्रिंट हो गया हमारी स्क्रीन पर, उसके बाद उसे एक कमांड मिलेगी गेट ch की, कि जब तक कोई कैरेक्टर ना मिल जाए यूज़र से तब तक स्क्रीन को होल्ड करके रखो। तो क्या होगा, जब आउटपुट शो होगा उसके बाद हमारा कर्सर ब्लिंक करता रहेगा यहाँ पर, और जब तक हम उसको कोई भी कीबोर्ड से एक की प्रेस नहीं करेंगे तब तक स्क्रीन होल्ड रहेगी और हमारा आउटपुट हमारे लिए विजिबल होगा। ये सब कुछ किस फंक्शन की वजह से हो रहा होगा, गेट ch की फंक्शन की वजह से। तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch का फंक्शन यूज़ करते हैं, जो आपके आउटपुट को जब तक होल्ड करके रखता है जब तक हम उसको कोई और कमांड नहीं दे देते। सही। तो यहाँ पे गेट ch का फंक्शन और उसके बाद कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, अच्छा, अगर आउटपुट को अच्छा सा दिखाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हर लाइन के बाद लाइन को चेंज कर दो। न्यू लाइन के लिए मैंने बताया था \n की एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं हम, जिसकी वजह से लाइन चेंज हो जाती है। तो अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। प्रोग्राम यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा जहाँ से हमने printf की इसको कमांड दी हुई है। printf से क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा इंटीजर इक्वल्स टू %d। अब %d में क्या है और इसका एड्रेस क्या है, a। अब a में लिखा हुआ है 10, तो इस %d की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटीजर इक्वल्स टू 10। अब जब ये नीचे लाइन पे आया तो सबसे पहले कमांड मिली हुई है कि लाइन चेंज कर दो। अब क्या होगा, यहाँ पे जो कर्सर था वो मूव होके क्या आ जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा। न्यू लाइन पे क्या लिखा हुआ है, फ्लोट इक्वल्स टू %f। अब इस %f में जो डाटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, f से आ रहा है, और f की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हुई हुई है, 20.15। तो इस %f की जगह आ जाएगा 20.15। अब जब प्रोग्राम दूसरी लाइन पर आएगा तो सबसे पहली कमांड उससे क्या मिलेगी, \n, यानी जो कर्सर यहाँ पर था इस वक्त वो मूव होके न्यू लाइन पर आ जाएगा और यहाँ पे इसे लिखा हुआ मिलेगा कैरेक्टर इक्वल्स टू %c। और %c का डाटा कहाँ से आ रहा है, एक s वेरिएबल से आ रहा है, और s वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन हुई हुई है वो है q। तो इस %c की जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, q प्रिंट हो जाएगा। अब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और नीचे लाइन पे जब आएगा तो वहाँ पर भी उसको \n की कमांड मिलेगी, जिसका फंक्शन क्या होता है, एक न्यू लाइन जनरेट करना। अब न्यू लाइन जब जनरेट होगी तो यहाँ पे आएगा
डबल वैल्यू इक्वल्स टू %LF। %LF किस वेरिएबल से आ रहा है, m से आ रहा है, और m के अंदर जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ की हुई है वो क्या है 40.5678। तो डबल वैल्यू इक्वल्स टू इस %LF की जगह पे आ जाएगा 40.5678। ये होगा हमारा पूरा आउटपुट, और इस पूरे आउटपुट के बाद हमारा कर्सर यहाँ पर होगा, और जब तक हम स्क्रीन को कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे जब तक वो स्क्रीन होल्ड रहेगी। और ये सब कुछ किस फंक्शन की वजह से हो रहा है, गेट ch की फंक्शन की वजह से हो रहा होगा। सही, तो ये था हमारा आज का पूरा प्रोग्राम, और अगले टॉपिक में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।